सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं सच्चा भारतीय नहीं हूं, एक ट्रू इंडियन, क्योंकि मैं बलात्कार को सत्कार नहीं मानता, बलात्कार ही मानता हूं। जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार को सदाचार भी नहीं मानता। भ्रष्टाचार एक कोड़ की तरह से है जो हमारे समाज को खाए जा रहा है। हमारे देश में अमृतकाल के दौरान एक ऐसी बड़ी भीड़ तैयार कर ली गई जो सावन के अंधों की तरह थी। मोदी के दौर में उन्हें सब कुछ हरा ही हरा नजर आता रहा। सावन का महीना चल रहा है, कल रक्षाबंधन है। ये लोग भर भर के घेवर खा रहे होंगे। ये फौज जो मोदी के दौर में तैयार हुई, इसका यकीन असली की पढ़ाई में नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में था। बीजेपी का आईटी सेल जो भी ज्ञान इन्हें खेलता है, ये आगे बढ़ा देते हैं। इन्हें भ्रष्टाचार नहीं लगता, बलात्कार नहीं लगता। महिला पहलवानों का कितना भी अपमान हुआ हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, मगर ये लोग नहीं मानते। ये किसानों को खालिस्तानी मानते हैं, भले ही किसानों के उगाए अनाज से इनका पेट भरता हो। मोदी 81 करोड़ देशवासियों को 5 किलो राशन देते हो, मगर किसान तो खालिस्तानी है। मोदी तो उन किसानों के बारे में पहले ही कह चुके थे जो शहीद हुए थे, 700 से ज्यादा किसान, कि ये किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं। मगर जब ट्रंप ने मोदी को औकात बतलाई, 30-32 बार बोल दिया कि सीज फायर मैंने करवाया, युद्ध मैंने रुकवाया, ट्रेड के लिए रुकवाया, तब भी इनकी जुबान ना खुली। और अब बीते कल शायद मोदी मन से कहते हैं मैं किसानों के साथ हूं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी, भले ही मुझे व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस तरह की भाषा मोदी कैसे बोलने लग गए? पलट गए अपनी बात से। वो तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, विश्वगुरु अपने को कहलाना पसंद किया करते थे। पाकिस्तान के साथ चीन लड़ा हमसे, हमने युद्ध विराम किया, किसी के कहने पे किया, ट्रंप के कहने पे किया। योगी और अमित शाह कहा करते थे बीते साल जब लोकसभा चुनावों के नतीजे नहीं आए थे, मोदी की सरकार बनवा दीजिए, मोदी सरकार बनवा दीजिए। वो तो नहीं बनी, एनडीए की सरकार बनी, हम पीओके को वापस लाएंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा देंगे, जैसा स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग। तो ये लोग घुस करके मारने की बातें तो बार बार करेंगे, मगर इनमें हिम्मत नहीं है घुस करके मारने की। हमारी सेना ने पाकिस्तान के 21 ठिकाने तय किए थे हमले के लिए, मगर 9 ठिकानों पर ही हमला हुआ है। और उसके बाद बातचीत हो गई, सूचना दे दी गई कि हम ज्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं, युद्ध विराम हो गया। जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, इसको लेकर के बड़ी राजनीति हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश हुई, और ये अंधभक्त सक्रिय हो गए कि देखिए ये आतंकी जाति पूछ करके नहीं मारते, धर्म पूछ करके मारते हैं, इसलिए अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इस राजनीति ने भारत को बर्बाद कर दिया है।
तबाही और बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। ट्रंप ने हम पर मोटा टैरिफ ठोक दिया है। मोदी चीन के साथ संबंध बढ़ाने में लगे हैं, जबकि देश में कहते हैं, देशवासियों से कहते हैं कि हमें विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इन अंधभक्तों की फौज से कहना चाहता हूं, ये तुरंत जो इनके हाथ में चीनी फोन है उन्हें नाली नालों में फेंक दें, सड़क पर फेंक दें। जो भी ये चीनी सामान का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें इसे इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें, अगर ये भारत के सच्चे सपूत हैं। वरना मैं इन्हें गद्दार कहूंगा, भारत के गद्दार, देशद्रोही। राहुल देशद्रोही नहीं है। दीपांकर दत्ता कहते हैं कि राहुल सच्चे भारतीय नहीं है, क्योंकि राहुल तो आवाज उठाते हैं। चीन के बारे में कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, 2 काउंटी बसा ली है, 100 गांव बसा लिए हैं। अगर राहुल ऐसा कहते हैं तो वो सच्चे भारतीय नहीं है। तो मैं भी सच्चा भारतीय नहीं हूं। मैं भी मोदी सरकार के कामों का विरोध करता हूं, नीतियों का विरोध करता हूं। लोकतंत्र ढह रहा है, संविधान खतरे में है। ऐसे में हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, भले ही दीपांकर दत्ता जैसे जस्टिस हमें सच्चे भारतीय ना कहें। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को
10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। राहुल ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है, राहुल से शपथ पत्र मांगा है। चुनाव आयोग बेनकाब हो चुका है, ज्ञानेश कुमार बेनकाब हो चुका है। अगर आगे भी इनकी ऐसी हरकतें रहीं तो जनता सड़कों पर उतरेगी, और जब जनता सड़क पर उतरती है तो बड़े बड़ों को सिंहासन से नीचे आना पड़ता है। समय आ रहा है। नमस्कार।